क्या अखिलेश यादव जी या स्वर्गीय मुलायम सिंह जी समाजवाद के जो नियम थे, जो कानून थे, उसके रूप ये पार्टी काम कर रही थी या कर रही है? वो उस रास्ते से हट गए और उन्होंने एक सत्ता की पार्टी का ढांचा बनाने का प्रयास किया। जैसे कांग्रेस पार्टी है कि सत्ता चाहिए हमको, कैसे चाहिए, कैसे जोड़ तोड़ से मिले, पैसे से मिले, तो वही काम मुलायम सिंह कर रहे हैं, वही काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। सत्ता अगर आपका लक्ष्य है पर आप समाजवादी नहीं है। तो काशीराम जी के समय में ही पैसे लेके टिकट बेचना शुरू हो गया था, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ। एक ही भी दल में आंतरिक लोकतंत्र, पर बीजेपी में व्यक्ति परिवार नहीं है, बीजेपी में संघ परिवार है। वो हेमंत जी इस मामले में बड़ी सच्ची ईमानदार है। दिखावे क्या करो, फालतू का करना तो यही है, जो वो बोले बाहर कर देना है। तो भाई कोई बताने को चाहिए ना। मायावती जी कहेंगे हम अम्बेडकर के हैं, भाजपा कहेंगे हम दीनदयाल के हैं, परंतु इनका किसी का कोई संबंध अपने उससे नहीं है। वो उनके ब्रांड एम्बेसडर बना दिए, वो उनके विज्ञापन हैं। पार्क बनाए तो समाज का कल्याण ही हो रहा है। अच्छा, आपको मिल रहा है ना, आपको पार्क मिल रहा है, आपको पढ़ाई नहीं मिल रही, आपको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन पार्क तो मिल रहा है। ये मंदिर का धंधा है, दिखाने को मूर्ति है ना, हनुमान जी के लिए खाना है ना गणेश जी के लिए खाना है, खाना तो पंडित जी को है। गांधी जी और अंबेडकर जी के जो विचार थे उनमें कोई मतभेद था आरक्षण को लेकर? क्या अंबेडकर जी एक समय के बाद रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते थे? तो उन्होंने कहा था कि भाई ये कोई स्थायी चीज नहीं है। आज हम देखते हैं कि जुडिशरी कैसे घुटना टेक हो जाती है सरकार के सामने, पर वो जस्ट है और इंदिरा जी के खिलाफ फैसला किया। और जब बिल्कुल जन आंदोलन तक फैल गया कि हर जगह से लोग स्वयं निकलने लगे कि नहीं इंदिरा जी को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को हटना चाहिए, तो फिर श्रीमती गांधी ने आपातकाल को लगा दिया। गिरफ्तारियां पहले शुरू हो गई थी, हमको खुद हमारे घर से गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमती गांधी ने जुडिशरी के पावर्स खत्म कर दिए, प्रेस सेंसस पे लागू कर दिए, और जो फंडामेंटल राइट का हमारा हिस्सा है वो फंडामेंटल राइट निलंबित कर दिए। ना अपील, ना वकील, ना दलील। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकारी वकील से कि तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार किसी को बगैर कोर्ट के निर्णय के मृत्युदंड भी दे सकती है? तो उन्होंने कहा जी हाँ। वो आपातकाल भारतीय जनतंत्र की गला घोटने का प्रयास। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं रूबरू विद राजीव। आज का हमारा एपिसोड बहुत खास है। ये खास इसलिए है कि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हमें उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो चीज़ें आपकी और मेरी जनरेशन में सिर्फ हमने किताबों में पढ़ी है या कहीं सोशल मीडिया के थ्रू सुनी है। वो चीज़ें जिनकी वजह से हमारे हिंदुस्तान का आज डिसाइड हुआ, यानी कि वो बातें जिन्होंने आज की राजनीति को जो रूप आप देखते हैं वो दिया। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे मायावती जी की पार्टी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, यानी कि देश के जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, चाहे कांग्रेस हो, सबसे बड़ी बात तो चाहे इंदिरा गांधी के बारे में हो, चाहे नेहरू जी के बारे में हो, चाहे अंबेडकर जी के बारे में हो, चाहे महात्मा गांधी जी के बारे में हो, जो आप लोग इन लोगों के बारे में कहीं थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आखिरकार सच क्या था, क्या इन लोगों ने कहा, क्या इनके मन में हिंदुस्तान को रूप देते वक्त इनके मन में था, उन सब बातों का हमारा और आपके बीच की जो कड़ी है वो टूटी हुई है। उसको आज हम अपने इस इंटरव्यू के थ्रू जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो उस ज़माने की सच्चाई हमको बताएंगे। हमारे साथ हैं श्री रघु ठाकुर जी, जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि इन्होंने वो वक्त जिया है और ये उस समय से लेके आज तक पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है। इन्हें अगर हम समाजवादी विचारक कहें, सिर्फ समाजवादी विचारक कहें तो कम होगा, क्योंकि इनका जो बायोडेटा है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन लिखने के लिए अगर कुछ हम इनसे पूछें तो ये समाजवादी विचारक ही स्वयं को मानते हैं और हमें बताते हैं। तो पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, नमस्कार आपको, बहुत धन्यवाद, समय दिया, आप आए और हमारे व्यूअर्स का ज्ञान वर्धन करेंगे। हमें ऐसी अपेक्षा है आपसे, हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। बहुत खुशी होगी कि आपके माध्यम से कुछ बातें लोगों से हो, क्योंकि अब जो नई पीढ़ी है वो बहुत सारी पुरानी बातों से अनभिज्ञ है। हम उसकी गलती भी नहीं मानते, इसलिए कि जिस पीढ़ी को कुछ चीज़ों को देखने का, सुनने का अवसर नहीं मिला, या जो हमारे की शिक्षा है उसमें उनके लिए पढ़ने का अवसर नहीं मिला, तो उसका कोई दोष नहीं। और दूसरा इसलिए भी दोषी नहीं बनते हैं क्योंकि जो हमारा समाज की इकाई थी परिवार, अब परिवार एक प्रकार से अलग रूप ले चुका है।
न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, छोटे परिवार हो चुके हैं, और बुजुर्गों का सानिध्य अब स्वभाव लेना नहीं चाहते हैं। वही बदल गया ना जी पहले घरों में चर्चा करते थे जी हम लोग जब छोटे थे तो हमें याद है कि हमारे पिताजी जो फ्रीडम फाइटर थे जी 42 के आंदोलन में जेल रहे थे गांधी जी के साथ में जी तो हम लोग को बताते थे कि गांधी जी कैसे थे। शाम का सेशन जो होता था वो हिस्ट्री या आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने वाला सेशन हुआ करता था। और वो जो जनरल नॉलेज थी वो देश के प्रति समाज के प्रति अपने राष्ट्र के प्रति जी अब वो टूट गई है जी। अब अगर कभी पिता पुत्र में बात होती है तो वो पैकेज के बारे में बात होती है कि पैकेज कितने का मिलेगा, कितने लाख कमाओगे, पैसे को लेके बात होगी, ना समाज ना देश ना ही अपने जीवन को कैसे अच्छा बेहतर बनाए उसको लेके भी कोई बात नहीं होती। समाज में लोगों ने अपने बच्चों को जर्सी गाय मान लिया है। जर्सी गाय? हाँ अच्छा। कि जिनके लिए बस दूध चाहिए। अच्छा। उसका कोई जीवन नहीं है। हाँ। बस हमारे लिए कितना आप लाके दोगे, कितने में पैसे रखेंगे। और दूसरा खुद भी अपने आप को ऐसे प्रकार से बदल लिया है कि जो कुछ खाते पीते संपन्न भी हुए हैं तो अच्छी चीज हुई है कि बीच के परिवारों में पति पत्नी पुरुष महिलाएं दोनों काम कर रहे हैं, पर बच्चों की जवाबदारी उनके बुजुर्गों पर सौंप दी गई। जैसे बुजुर्ग पिता है तो उनका क्या काम है? उनका काम केवल इतने है कि खाएंगे पिएंगे और सब बच्चों को छोड़ जाएंगे, वो चूल्हे नहीं आएंगे। तो ये जो पीढ़ी है इस पीढ़ी के में अगर कोई कमियां हैं तो इसके लिए समाज और खासकर परिवार जिम्मेदार है। मेरा पहला आपसे सवाल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन पहला मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में आए दर्शकों को बताएं, जैसे कि उन्हें पता चले कि वो एक लिविंग एनसाइक्लोपीडिया को सुन रहे हैं और क्यों आज आप हमारे साथ हैं, कैसे आपकी दी हुई जानकारी उनकी सोच बदल सकती है, उनकी जानकारी को मल्टीफोल्ड मतलब कई तरीके से कई गुना बढ़ा सकती है। अपने बारे में प्लीज थोड़ा सा कुछ हमें बताएं जो आपकी बहुत कठिन सवाल राजीव जी आपने किया है, क्योंकि किसी व्यक्ति का अपने बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन होता है। जी जी। कुछ ज़्यादा कहे तो लगेगा ये अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। जी जी। पर मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार था। मेरे पिताजी महात्मा गांधी के आंदोलन में 42 में जेल में रहे थे जी, और जीवन भर उन्होंने खादी पहनी। मेरी माताजी भी खादी ही पहनती थी, वो भी खादी पहनती थी। तो हमको एक स्वतंत्रता संग्राम के कुछ संस्कार अपने परिवार से मिले थे। हम समाजवादी विचार के बने और लोहिया के विचारों के बने। हमारी शुरुआत हुई 1963 से। तो उस समय मैं मैट्रिक पास करके कॉलेज में गया था और हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय में सहायक रजिस्ट्रार थे जो खुद फ्रीडम फाइटर थे, स्वर्गीय लक्ष्मण भारद्वाज। तो भारद्वाज जी लोहियावादी थे, फ्रीडम फाइटर थे पर लोहियावादी थे। तो उस जमाने में वो डॉक्टर लोहिया की कुछ पुस्तकों को लेके जो बेंजी निकलती थी, एक हिंदी में जन निकलती थी, अंग्रेजी में मैनकाइंड थी, तो अपनी ड्यूटी पूरी करके वो साइकिल पे उन किताबों को लेके आते थे शहर में। तो जहाँ हम लोग बैठते थे वहाँ जाते थे, हम लोग से गपशप करते थे। तो वहाँ से आपको लोहियावाद का आपने पहली बार स्वाद चखा? वहाँ से हमने उनसे जो साहित्य हमको मिला उसको पढ़ के हमने लोहिया को जाना समझा। और हमारे पिताजी तो वैसे कांग्रेस में थे, तो चूंकि अच्छा आपके पिताजी कांग्रेस में थे? फ्रीडम फाइटर थे और जी जी थे उस जमाने में। अच्छा। तो वो नेहरू को काफ़ी अनुकूल मानते थे, पर हमने लोहिया को पढ़ा तो हमको लगा कि नहीं, नेहरू अनुकूल नहीं है। अच्छा। इस देश में गांधी और दोहे अनुकूल है। तो इस प्रकार से हम लोहियावादी बने जी। और डॉक्टर लोहिया की जो पार्टी थी उसका नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा। अच्छा। पर झाड़ से चुनाव चिन्ह होता था जी। उसकी युवा शाखा थी योजन सभा, समाजवादी योजन सभा। तो मैं उसका मेंबर बना, तो वहाँ से काम शुरू किया। तो कॉलेज में पढ़ते हुए छात्रों के बीच में काम करते हुए हम अपने काम करते रहे। और फिर जब हमारी कॉलेज की शिक्षा पूरी हुई उसके बाद हमने मतलब पहले बीएससी किया, फिर बीए किया, फिर एमए किया, फिर लॉ किया, कुछ देर वकालत करते रहे। तो लगातार हम पार्टी काम के साथ जुड़े रहे, पार्टी में काम करते रहे। और फिर हम वहाँ सबसे पहले पार्टी की इकाई गठित की हम लोगों की। उस समय वहाँ लोहिया की पार्टी कोई शाखा थी नहीं, तो इकाई गठित की। उस शाखा के हम जिले के महामंत्री बने
तो जिस समय की आप बात बता रहे हैं उस समय लोहिया जी के साथ लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, ये सब काफ़ी जुड़े रहे। तो क्या आपने इनके साथ भी काम करने का आपको क्या वक्त मिला, कभी क्या मौका है मिला? कि लालू प्रसाद जी तो मेरे ख्याल से उस समय कहीं वो चित्र में नहीं थे। अच्छा। यद्यपि लालू प्रसाद का भी संबंध लोहिया के वैचारिक आंदोलन के साथ में ऊपर रहा है कि बिहार में लोहिया की विचारधारा और लोहिया की पार्टी का ढांचा काफी विस्तृत था। अच्छा। पर लोहिया के साथ में जो काम करने वाले लोग उस समय बिहार में थे उनमें स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर थे, अच्छा, कपिल देव सिंह थे, रामानंद तिवारी थे, रामानंद तिवारी जी भी थे, बसावन बाबू थे, सूर्यदेव सिंह जी थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे क्योंकि बिहार तो उन इलाकों उन लोगों का एक बड़ा आधार केंद्र रहा है जो आज़ादी के आंदोलन के समय से समाजवादी विचार के साथ हो गए थे। जो जयप्रकाश जी भी बिहार से थे और जयप्रकाश और लोहिया तो एक प्रकार से बहुत समकक्ष और समकालीन थे जी। बाद में लाहौर जेल में के बाद में यहाँ आगरा में भी दोनों साथ साथ भी रहे थे। तो लालू जी जो है इनका ये बात का पीढ़ी है। लालू जी की जो इमरजेंस हुई है वो जब जेपी का मूवमेंट शुरू हुआ 1974 में, उस समय वो पटना के विश्वविद्यालय के छात्र के अध्यक्ष थे। अच्छा। तो इस नाते वो असो आंदोलन में आए थे। अच्छा। जो जेपी का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कहा जाता है। परंतु विचार के तौर पर जो एक वातावरण वहाँ पर लोहिया का था, बिहार में लोहिया मैं था एक प्रकार का, तो उनके भी विचार के तौर पर वो लोहिया के उस विचारों के साथ के साथ कर्पूरी के साथ रहे थे। और नीतीश जी का बताया हुआ आपने चर्चा की, तो नीतीश जी बहुत बात के। अच्छा। वस्तुतः नीतीश जी तो कर्पूरी जी के भी बड़े विरोधी रहे। अच्छा। हाँ। और जब वो चुनाव लड़ते लड़ते हार गए, थक गए, तो 1984 में आके फिर वो कर्पूरी जी के साथ आए और उस समय जो पार्टी थी लोक दल, उसके फिर मेंबर बने और उससे पहली बार विधायक बन पाए। शरद जी हमारे समकालिक थे। वो जौनपुर के छात्र नेता थे, मैं सागर में था, जो हमारा शहर के छात्र नेता था। और हमारी उम्र में थोड़ा बहुत फर्क था, हम शायद थोड़े बहुत बड़े उनसे हो सकते हैं, वो कुछ कम हो सकते हैं, पर हम लोग काफ़ी साथ उसमें रहा है और काफ़ी अनुभव एक दूसरे के बारे में। जहाँ तक मुलायम सिंह का सवाल है, तो मुलायम सिंह भी संसोपा के मेंबर तो बने थे, परंतु ये जो मेंबर बने थे ये हम लोग के साथी थे कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया। वो आर्मी के कमांडर नहीं थे। अच्छा। डॉक्टर लोहिया ने एक नहर रेट आंदोलन चलाया था जब उस समय की सरकार ने पानी के दाम बढ़ाए, नहर के दाम बढ़ाए, तो किसानों के लिए नहर रेट आंदोलन। हाँ, नहर रेट आंदोलन। तो उस आंदोलन में कमांडर साहब ने सबसे ज्यादा भूमिका अदा की थी। लोगों को लाते थे, गिरफ्तारियां होती थी लगातार, कई महीने लगा। लोहिया जी को काफी महीने जेल में रखे, महीने रहे। तो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया के जो सहायक जैसे थे, उनका थैला लेके चलने वालों में मुलायम सिंह यादव थे। अच्छा। हाँ। और जब डॉक्टर लोहिया का एक कार्यक्रम हुआ, एक युवकों की सभा हुई थी इटावा में, तो लोहिया ने वहाँ कहा कि भाई अब पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं इनको कुछ हटना चाहिए, नए लोगों को भी लाना चाहिए। तो फिर कमांडर साहब की सिफारिश पे ही मुलायम सिंह को पहली बार टिकट दिया गया था। अच्छा। चुनाव पहली बार इसीलिए मिला। तो वो पहली बार उस समय 67 में विधायक चुने गए थे, फिर 72 में वो हार गए, फिर 77 में जब जनता पार्टी बनी तो फिर उसमें वो फिर से विधायक बने। रामदास जी की सरकार में वो कुछ सेवाएं मंत्री भी रहे, सहकारिता मंत्री रहे। तो मुलायम सिंह मतलब उम्र के हिसाब से और काम के हिसाब से क्षेत्र अलग अलग था। हम लोग का क्षेत्र मध्यप्रदेश सागर था, उनका क्षेत्र इटावा था, पर करीब समकालिक है। तो ये स्थिति है। अच्छा, आपके जो युवा तो कह सकते हैं, आपके युवा समय में एक देश में सबसे बड़ी जो हम आज की तारीख पढ़ते हैं त्रासदी हुई थी, वो थी इमरजेंसी। तो उससे रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि क्या सच में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी ने संविधान का गला घोट दिया था? इस सवाल पर अगर आने के पहले कुछ आप हमको इजाजत दें, क्योंकि
आपस का लगा था 1975 में, और 63 से लेकर 12 साल छूट रहा है। तो एक बड़ा अंतर हो, गैप हो जाएगा जो लोगों को जानना चाहिए। जी जी बताएं। तो 63 में जब लोहिया की पार्टी के मेंबर बने और 67 में लोहिया की मृत्यु हो गई जी 12 अक्टूबर को। तो लोहिया का काम करने का तरीका क्या था, लोहिया का सोच क्या था, इनको कुछ चीज़ों को हमने अनुभव किया, देखा। क्योंकि हमारी उससे मुलाकात 3-4 बारी हो पाई मुलाकात करके, और वो भी हम एक छोटे से जिले के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो देश के नेता थे जिनका एक लंबा इतिहास था। तो बहुत चीज़ें दूर से भी देखते थे। एक बार वो बस्तर गए थे, जब बस्तर में गोली चली थी कांग्रेस सरकार के ज़माने में, और बस्तर के राजा होते थे पृथ्वीचंद भंजदेव, उनको गोली से मारा गया था, बहुत आदिवासी मारे गए थे। तो डॉक्टर लोहिया वहाँ गए थे, और लौट के जब वो रेल से वापस आ रहे थे तो हमारा जो शहर है सागर, वहाँ से उनकी रेल निकली थी, तो कुछ लोग से मिलने के लिए गए थे। तो लोहिया ने वहाँ पूछा उनसे कि रघु ठाकुर कहाँ है। तो पता था कि हमारी जिले का महामंत्री एक लड़का है, नौजवान यहाँ पर है, हम एक आंदोलन में जेल में थे। तो उन्होंने बताया कि वो जेल में है। तो लोहिया खुश होकर बोले वही सच्चा कार्य करता है। तो जो आंदोलन के लिए जेल गया वही सच्चा कार्य करता है। लोहिया लोगों को सिखाते थे कि जेल जाना, आंदोलन करना, ये जनतंत्र को जिंदा रखना जरूरी है। जनतंत्र अकेले किताब से जिंदा नहीं रहेगा, जनतंत्र केवल चुनाव या जिंदा नहीं रहेगा। जनतंत्र में व्यक्ति के लिए निर्भय होकर अपनी बात को कहने का अधिकार होना चाहिए, अपनी बात करने की क्षमता होना चाहिए, और जेल का स्वाद करना चाहिए। तो एक ऐसा नेता था कि जो नेता लोगों को जेल जाना सिखाता था। तो अगर हम ये आपसे, सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ, लेकिन क्या अगर हम आज की तारीख में देखते हैं कि जेल भरो आंदोलन किया जाता है, आजकल किसी भी पार्टी के कोई भी पॉलिटिकल नेता होते हैं या कोई नेता बनना चाहते होते हैं, तो सबसे पहले उनकी कोशिश होती है हम किसी न किसी तरीके का आंदोलन करें, कोई धरना प्रदर्शन करें और हम जेल चले जाएं। तो क्या ये बीज, ये सोच लोहिया जी की ही दी हुई हमारे देश की पॉलिटिक्स को? देखिए, आजकल जो लोग जेल जाते हैं उसमें 2-3 प्रकार है। हम लोग जो जेल जाते थे तो हम लोग एक कार्यक्रम को लेके जाते थे, देश के सपने को लेकर, क्योंकि देश कैसा होना चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसको लेके जाते थे। व्यवस्था में बदलाव को लेके, किसी तरह के अत्याचार को लेके जेल जाते थे। आजकल जो लोग जेल जाते हैं तो वो या तो अपने पार्टी के मैंडेट पे चले जाते हैं, वो जेल जाते नहीं है, एक प्रकार का दिखावा जेल होता है। वो जब 1 घंटे 2 घंटे कई बार 1 दिन के लिए जेल जाते हैं, मीडिया वालों को कुछ फोन करते हैं कि हम आ रहे हैं, जरा आ जाना भाई, हम जेल जाने वाले हैं, आ जाना। जो कुछ उनकी व्यवस्था करना है वो कर देते हैं, और फिर वहाँ पहुँच के जाते फोटो खिंचवाते हैं, और 12 बजे गए, 12:30 फोटो खींची, 1 बजे वापस हो गए। या फिर बहुत हुआ तो थानेदार से बात कर लेते हैं कि भाई देखो पार्टी का आदेश आया है, करना है, तो उनका ठीक है, ऐसा करेंगे कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे और वहाँ बैठा लेंगे, फिर आप चले जाना। तो घंटे आधे घंटे बैठ के फिर उससे चले जाते हैं। तो आजकल गिरफ्तारी मीडिया के लिए होती है, ये एक प्रकार की रिचुअल हो गई, जैसा कि दशहरा दिवाली के त्यौहार हमारे होते हैं। अच्छा, तो दिवाली के दिन आपने दिया जला लिए, किसी कभी कभी हमारे यहाँ लोग अपने दिया जला लेते हैं, और अखबार में फोटो छप जाती है, वो आप काट के भेज देते हैं अपने नेताओं के पास में कि देखिए साहब हम भी गए। पर उसमें जेल जाने का उद्देश्य, जेल जाने की भावना, वो जज्बात नहीं है। और जो लोग कभी मान लो कभी ये सब मौका आता है कि उनको जेल जाना पड़ा है, तो वो लोग फिर माफी मांगते हैं, जमानतें देते हैं। हमने अपनी जिंदगी में कितनी जेल काटी पर कभी जमानतें नहीं दी, और न कभी देंगे। अभी भी है कि कभी मौका आ जाए तो अभी भी नहीं देंगे। मैंने जो पहले पुराने जितने भी आंदोलन करता थे या राजनेता भी थे, वो जमानत नहीं लेते थे, वो जेल जाते थे। उनका उद्देश्य होता था कि समाज में एक अलग जगह एक मैसेज जाए। वो जेल में दुनिया को और जगाने के लिए जाते थे, और जब यातना सहेंगे, यातना सह करके हम लोगों के मन को बदलेंगे, लोगों के मन को बदलने का जरिया था। कि अगर हम जमानत दे के आते हैं तो हम फिर सरकार के सामने झुक गए। तो कोई गांधीवादी, कोई लोहियावादी कभी जमानत देते नहीं था, ना हम लोग को भी जमानत देते थे। कितने प्रकार के वक़्त में लगाए गए, 30-60 तक के वक़्त में लगाए गए हम लोग खिलाफ में, हम लोग कभी जमानत नहीं थी, रहेंगे जेल में। सरकार को बिना सर छोड़ना है छोड़ो, और बढ़वे सरकार को लाचार को छोड़ना पड़ा। तो वो आंदोलन का दौर था। एक तो वो जो लोहिया ने सिखाया हम लोग जी, ये कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए।
दूसरा, लोहिया कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक जीवन के अध्ययन पर ध्यान देते थे कि कार्यकर्ता विचारों के बारे में कितना सजग और पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। उनने अपने पार्टी में सक्रिय मेंबर होने की शर्त लगाई थी कि एक कार्यकर्ता को कम से कम 3 बार जेल जाना चाहिए। अच्छा। और 3 शिविर अटेंड करना चाहिए, जो कार्यकर्ता शिविर या प्रशिक्षण शिविर है, ताकि जाने कि भाई पार्टी क्या है, विचारधारा क्या है, सोच क्या है। तो वो दिमाग से और संकल्प से, दोनों से कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहते थे। 67 में इस देश के 9 राज्यों में सरकारें बदली थी, और वो 9 राज्यों में सरकारें बदली थी तो वहां पर कांग्रेस सरकारें हट गए, मिली जुली सरकारें बनी थी। उनको कहा जाता था संविध सरकारें, संयुक्त विधायी दल की सरकारें। इसका जिक्र इसलिए बहुत जरूरी हो गया आज कि आज लोहिया की उस रणनीति को बहुत गलत ढंग से उद्धृत किया जाता है। आज लोहिया उसकी सफाई देने को नहीं है, पर उसकी चर्चा जरूरी है। 1967 और उसके पहले के जमाने की जो स्थिति थी, तो हम लोग जब कभी अपनी पार्टी को प्रचार करने जाते थे तो हमसे लोग बोलते थे कि क्या पागलपने में कर रहे हो, अरे कोई कांग्रेस हार सकती क्या? हाँ, कांग्रेस ही कांग्रेस थी, सब कुछ कांग्रेस में था। वो हार ही नहीं सकती, अजय है, एक सोच लोगों को, कांग्रेस अजय है। तो लोहिया ने जो गैर कांग्रेसवाद की रणनीति बनाई थी, ये कुछ सिद्धांत नहीं था, रणनीति थी। लोहिया ने उस रणनीति का पहला सूत्र रखा, पहली बात बताई कि ये जो निराश मतदाता है कि कांग्रेस बदल नहीं सकती, इसकी निराशा को तोड़ना है तो ये दिखना चाहिए कि हम सरकार को बदल सकते हैं। एक दूसरा, भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग थे, उनके अलग विचारधाराएं हैं, तो अपनी अपनी विचारधाराओं पे लोग रहे, पर जो बड़े कार्यक्रम हैं उन कारकों पे लोग इकट्ठे हो। राष्ट्र की सीमाओं का सवाल है, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, इन सवालों का है। तो इसीलिए जब 67 में लोहिया ने रणनीति बनाई थी तो उस समय पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, ये पार्टी सब शामिल हुई थी। तो उसमें कार्यक्रम प्रमुख था, और लोहिया ने अपने हाथ से, जो भोपाल में की कार्यकारिणी हुई थी, उसमें अपने हाथ से प्रस्ताव लिखा था 6 माह में अगर सरकार बनती तो काम करे तो आगे चलाओ, फिर 2 साल पे, तो 2 साल का कार्यक्रम दिया, और 2 साल में उतना कार्यक्रम पूरा करे तो फिर 5 साल ले जाना, वरना गिराओ, और गिरा के जनता में जाओ कि इस मुद्दे पर हमारी सरकार हमने गिराई है क्योंकि सरकार ने इस वायदा खिलाफी की है, ये वायदा पूरा नहीं किया। तो न्यूनतम सरकार के लिए नहीं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कितनी इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई कि लोहिया जी ने एक सिद्धांत तय किया था कि आपके राज्य में जहां भी कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें हैं वहां पे पहले आप उनको 6 महीने का समय दीजिए अपने वादे पूरे करने के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए। अगर वो 6 महीने तक ठीक से काम करें तो फिर वो टाइम 2 साल तक एक्सटेंड किया जाए। 2 साल तक अगर उन्होंने ठीक से काम किया तो फिर उन्हें 5 साल जाने दिया जाए। नहीं तो अगर वो 6 महीने में ही फेल हो गए तो उनकी सरकार उसी वक्त गिराने के प्रयास शुरू हो जाने चाहिए। ये लोहिया जी का सिद्धांत था, ये लोहिया जी की रणनीति थी जनता के भले के लिए कांग्रेस को कंट्रोल करने की। मैं ठीक कह रहा हूँ? आप ठीक कह रहे हैं जी। और इसी का जो हिस्सा था कि ये गैर कांग्रेसवाद कोई दर्शन नहीं है, इट वाज स्ट्रेटजी फॉर द टाइम बीइंग, कि एक बड़ी पार्टी को लिए कंट्रोल करना, नियंत्रित करना है। तो लोहिया ने अपने जीवन काल में जो समय कम मिल पाया, 67 के चुनाव के बाद कुछ दिन वो जीवित रहे, 12 अक्टूबर को मृत्यु हो गई। तो 2-3 प्रकार से इसके बड़े अच्छे संकेत दिए। एक हम लोग का योजना सभा का शिविर हुआ, उस योजना सभा के शिविर में जो लोग 67 की सरकारों में मंत्री बन गए थे तो मंत्री लोग भी आए थे। तो लोहिया के भाषण के शब्द मुझे याद है। लोहिया ने कहा कि आज हमारे बीच के जो लोग विधायक और मंत्री बने हैं इनके चेहरे ऐसे लाल हो रहे हैं कि जैसे इन्हें जीवन का सब कुछ पा लिया हो। हमें अच्छा लगता अगर इनके चेहरे सूखे हुए होते, दुखी होते, कि जिस देश में दुख है उसको हमें दूर करना है। ये संकेत लोहिया ने दे दिया कि सत्ता अगर आपका लक्ष्य है और सत्ता आने से आपका चेहरा लाल हो गया है तो फिर आप समाजवादी नहीं है, फिर तो आप भिन्न है। अगर आप समाजवादी है तो आपके मन में चिंता होगी ना भाई कि देश का क्या हो रहा है, समाज का क्या हो रहा है, गरीब का क्या हो रहा है, इसके लिए लड़ रहे लोहिया। विषमता के खिलाफ जो बोल रहे हैं
कि विषमता को बैठाना है, तो उसका क्या हुआ। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी, जो मिली सरकार थी, उसमें हमारी ये मतलब मिली सरकार के मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। ईमानदार नेता थे, किसानों के थे, पर उनके कुछ अपने स्वभाव के पुराने विचार थे, जिन पर उनका हट था। तो जो कार्यक्रम तय हुआ था, उस कार्यक्रम में 2 मुद्दे और थे। एक मुद्दा था कि छात्र संघ के सीधे चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दिए थे। हम खुद भी जब छात्र संघ का चुनाव हुए सागर विश्वविद्यालय में, तो हमारे खिलाफ लोग हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट से स्टे लेके आ गए, और जब तक विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हुआ, नहीं कराया उन्होंने, कहीं ऐसा न हो कि जीत के आ जाए। तो ये मुद्दा था। और दूसरा, लोहिया ने कहा था कि जो 6 एकड़ तक की जमीन है, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि पैदावार कितनी होती थी। तो 6 एकड़ तक की जमीन है, इसका लगान माफ कर देना चाहिए, इस पर लगान नहीं लगना चाहिए। यानी गैर मुनाफे की जो खेती है, उस गैर मुनाफे की खेती के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। अब चौधरी साहब दोनों के पक्ष में नहीं थे। अच्छा, मुख्यमंत्री बन गए। वो तो बहुत बड़े किसान नेता भी थे, तो उनको तो किसानों के पक्ष की बात थी, इसको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। उनके दिमाग में कुछ भिन्न, जैसे जो आते हैं छात्र लोग जो हैं, चुनाव होते हैं तो लड़के उधम करते हैं, ये क्या सोचता है। नहीं, चलिए वो तो छोड़ते हैं, लेकिन अगर चौधरी चरण सिंह जी, ये बहुत बड़ी इन्होंने जानकारी दी, चौधरी चरण सिंह जी 6 एकड़ वाले छोटे, 6 एकड़ या उससे कम के छोटे किसानों के लगान माफ करने के पक्ष में नहीं थे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो लोहिया जी ने हम लोग से कहा कि जाके प्रदर्शन करो, लखनऊ घेरो। तो हम सब नौजवान लोग लखनऊ पहुंचे, बड़ी लाठियां चली, सिर फूटे कि नहीं, छात्र संघ के चुनाव सीधे कराइए, लगान माफ करिए। और चौधरी साहब ने जो निर्णय किया, नहीं लगान माफ करने का निर्णय नहीं किया था, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनसंघ के लोग की अच्छी संख्या थी, विधायकों, तो बीजेपी सरकार थी। तो जनसंघ के जो लोग थे, वो लोग सामंतों के लोग थे, तो वो इसके खिलाफ थे, सामंतवादी थे। हाँ, तो उनने चौधरी चरण सिंह पे दबाव डाला था कि नहीं, ये को मत करिए, इसको लागू मत करिए। देखिए, एक बात अलग है कि आप किसी सरकार को बचाने के लिए, किसी पद को बचाने के लिए आप एक्सेप्ट ना करें, हाँ। लेकिन आपके अपने विचार तो आप लोहिया जी के सामने रख ही सकते थे। तो अब वो तो खैर समय पर उनको भी नहीं मिल पाया, लोहिया जी को, क्यों सरकार बनी 4-5 महीने बाद लोहिया की मृत्यु हो गई जी। तो ये 20 साल को लेकर आंदोलन किया हम लोगों ने। और जनसंघ के जो व्यक्ति लोग हैं, जिनका परिवर्तन हुआ भाजपा है, इनका नारा उस समय होते थे लोग कि लगान माफ तो जमीन साफ। अच्छा, हाँ, यानी इन्हें कहा था कि भाई अगर ये लगान माफ कर देंगे तो तुम्हारी जमीन चली जाएगी। वो कैसे? एक नारा सरकार में कि सरकारी हो जाएगी। देखो तब आज मतलब लगान आपकी मालकी के सबूत है, ऐसा ये लोग कहते थे। अच्छा, तो जो जनसंघ का आधार था, वो आधार चूंकि फ्यूडल आधार था, सामंती आधार था, इसलिए उन लोगों को दिमाग में वही थे, वही चीजें थी। तो लोहिया जी ने इन दोनों सवालों को लेकर लड़ने की बात कही, वो लड़े। तो लोहिया ने सरकारों को बनाना और सरकार को बिगाड़ना दोनों सिखाने का काम किया था। बनाओ किस लिए? कार्यक्रम को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के। और मिटाओ इसलिए कि अगर कार्यक्रम को पूरा नहीं करते हैं तो मिटाओ। आजकल सरकारें बनती हैं कुर्सी के लिए और मिटती है कुर्सी के लिए। तो ये बात इसलिए बताना जरूरी था कि लोहिया के जीवन का जो दर्शन था, जो सोच था, वो क्या था। फिर 67 के बाद में 71 आ गया, 72 आ गया, जिसमें श्रीमती गांधी की काफ़ी लहर हो गई। CPI भी उस समय जो हम लोग के साथ थी 67 के ज़माने, फिर बाद में कांग्रेस साथ चली गई। और 1973-74 से कुछ और भी घटनाएं शुरू हुई। हम में मीसा में सबसे पहली बार गिरफ्तार हुए थे आंतरिक सुरक्षा कानून में 1973 में, जब शायद हिंदुस्तान में कोई जानता नहीं हुआ कि मीसा क्या चीज़ है। यहाँ उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी थे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे। और यहाँ जो SF के लोग हैं, उनकी हड़ताल हुई थी। तो बड़ी उस समय तनख्वाहें वगैरह कम थी, उनकी समस्या की हड़ताल हुई थी और पूरा राज्य एक प्रकार से अस्त व्यस्त हो गया था। हमने अपने सूबे में इस हड़ताल का समर्थन किया और पुलिस के पक्ष पर्चे निकाले, थानों में गए और वो बांटे के पर्चे के, तो आप भी हड़ताल का समर्थन करो। तो सबसे पहली बार सरकार ने हमको 73 में मीसा में गिरफ्तार किया। मैं कई महीने हम जेल में रहे और फिर अपने आप छूटे।
छूटे भी क्या, यहाँ पे यूपी की फिर इंदिरा जी ने त्रिपाठी जी की सरकार भंग कर दी और बहुगुणा जी को केयर टेकर बनाया गया, वो मुख्यमंत्री बने कार्यवाहक। फिर 74 का उपचुनाव भी हुआ। तो उस घटना ने भी उत्तर प्रदेश को हिलाया था। 1974 में दूसरी घटना हुई कि 8 मई 1974 से रेल हड़ताल शुरू हुई जी। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस ERF के भी चेयरमैन थे और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी उसके भी चेयरमैन थे, और वो हमारे सोशल पार्टी के अध्यक्ष भी होते थे लोहिया जी की बहुत की बात। तो वो उसके मुखिया थे, हम लोग इसमें समर्थन करते थे। तो 8 मई 74 को 450 रेलवे के कर्मचारियों के साथ में हमको गिरफ्तार किया सरकार ने। तो उनको तो भिन्न धाराओं में किया, पर हमको सरकार ने फिर वीसा में डाला। अच्छा। तो मैं सागर से भोपाल जेल भेज दिया। भोपाल जेल में रहने का हमको लगातार लंबे समय रहने का कई बार मौका मिला। अच्छा, कितने गर्व से बता रहे हैं कि कई बार मौका मिला। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री बनने का कई बार मौका मिला, तो सर कह रहे हैं कि हमें भोपाल जेल में रहने का कई बार मौका मिला। मतलब 2 बार तो हमको अच्छी लंबी समय मिली। 73 वाले में भोपाल में रखा गया था, तो कई महीने वहाँ लगातार रहे। फिर 74 में रेल हड़ताल में वहीं पर रहे, भोपाल जेल में रहे। और भोपाल जेल का जो पुस्तकालय है राजीव जी, बड़ा रिच पुस्तकालय है। अच्छा। हाँ, मैंने गांधी को समग्र रूप में उसी पढ़ा। DG तेंदुलकर के जितने वॉल्यूम थे वो सब वहाँ पर थे, और हमने भोपाल जेल में रह के दोनों बारे में पढ़े पूरे। तो 74 की जो रेल हड़ताल हुई, उस रेल हड़ताल ने भी हिंदुस्तानी सरकार को हिलाया, और अभी सरकार उससे उबर नहीं पाई थी कि गुजरात में छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। तो वो जो छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, वो हुआ तो था एक छोटी सी बात को लेकर कि वहाँ हॉस्टल की जो मेस के चार्जेस थे वो बढ़ गए थे खाने के। पर वो धीरे धीरे आंदोलन बढ़ते बढ़ते गुजरात का नवनिर्माण का आंदोलन बन गया। उसका नाम गुजरात के नवनिर्माण का आंदोलन हो गया, और उसमें फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी और वहाँ के जो गांधीवादी लोग थे, पंडित रविशंकर थे, बड़े गांधीवादी नेता थे, सब लोग कूद पड़े। मोरारजी भाई ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो गुजरात की सरकार भंग हुई, चमन भाई सरकार भंग कर दी। इंदिरा जी ने खुद भंग, हालांकि वो कांग्रेस के थे। तो जब गुजरात के आंदोलन का चरम पर पहुंचा था, उस समय जेपी उनका समर्थन करने के लिए थे। लोहिया तो थे नहीं, जेपी थे। तो लौट के उसके पहले जब बिहार के छात्रों ने जेपी से कहा कि हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, पाइए, तो उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे इसमें। पर गुजरात से लौट के वो आए तो उन्होंने कहा कि गुजरात के नौजवानों ने मुझे राय दिखाई। वो फिर जेपी ने बिहार के नौजवानों के उस आंदोलन को समर्थन करना, उसको लीड करना शुरू कर दिया। और इसी दौर में जो 71 का चुनाव हुआ था, जिसमें इंदिरा जी जीत के आई थी रायबरेली से, तो उनके खिलाफ में चुनाव याचिका राजनारायण जी ने दायर की थी। राजनारायण जी हमारे समाजवादी नेता थे, राजनारायण जी। और आज का दिन आपके लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, इसलिए कि आज ही का है 12 जून जी, जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ जगमोहन लाल सैना ने फैसला दिया था। और मैं जगमोहन लाल सैना के लिए आज याद इसलिए करना चाहता हूँ कि इस देश की जुडिशरी कैसी हो सकती है, कितनी ईमानदार हो सकती है, कितनी ईमानदार, कितनी मजबूत, कि देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जो, और जो बहुत पावरफुल हो, उसके खिलाफ फैसला सुना जाना के दौर में इंदिरा जी की ताकत थी। और 71 के बांग्लादेश की बात तो कितनी बड़ी उसको जनाधार था। जगमोहन लाल सैना के लिए काफी दबाव डाला गया, उनके सुप्रीम कोर्ट का लालच भी दिया गया, उन्होंने लिखा है। पर उस आदमी ने जरा भी डिगे नहीं हो। ऐसे जज को सैल्यूट करना चाहिए जी। आज हम देखते हैं कि जुडिशरी कैसे घुटना टेक हो जाती है सरकार के सामने, पर वो जज थे और इंदिरा जी के खिलाफ फैसला दिया। तो जब इंदिरा जी के खिलाफ फैसला दिया तो इंदिरा गांधी ने बजाय इसके कि वो फैसले को मान के इस्तीफा देती, उनके सलाहकारों ने या उनके लोगों ने उनको सलाह दी, क्योंकि चाटुकार लोग तो होते ही सत्ता के साथ, कि नहीं आप तो इस्तीफा दीजिए, ये फैसले से क्या होता है। अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए अपील में कोई स्टे नहीं किया। इतना बार कहा कि आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं, परंतु वोट नहीं देंगे। तब भी को संकेत समझना चाहिए था कि भाई हमको कोई फ्री हैंड तो नहीं मिला है। परंतु यहाँ पर एक रैली की गई दिल्ली में, उसमें उनके जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ,
उन्होंने भाषण दिया कि इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। से जयप्रकाश जी ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था, बोले तो दरबारी विदूषक है। दरबारी विदूषक है, विदूषक है, अच्छा। ये जेपी का होता है। तो उसके बाद में इंदिरा जी को इस्तीफा देना चाहिए, इसको लेकर देश में एक और आंदोलन शुरू हो गया। और जेपी ने भी जो शुरुआत तो हुई थी केवल भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर, बिहार के सवाल को लेकर, पर धीरे धीरे वो आंदोलन जब बढ़ता गया तो जेपी ने उसके लिए एक समाजवादी स्वरूप दिया, का नाम दिया संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। जेपी से पूछा लोगों ने कि भाई आपकी संपूर्ण क्रांति क्या है, क्योंकि कांग्रेस वाले अक्सर प्रचार करते हैं उस जमाने में कि संपूर्ण क्रांति है तो संपूर्ण भ्रांति वगैरह वगैरह। तो जयप्रकाश जी ने उत्तर दिया उनको इलाहाबाद में एक सम्मेलन के बाद में कि लोहिया की सप्त क्रांति ही मेरी संपूर्ण क्रांति है। डॉक्टर लोहिया ने 7 क्रांतियां बताई थी जो दुनिया को बदलने की आवश्यक है। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, लैंगिक समानता, रंग की समानता, युद्ध की समाप्ति, हथियार की समाप्ति। तो जेपी ने कहा ये वो जो 7 क्रांतियां हैं यही हमारी संपूर्ण क्रांति है। तो जो समाजवादी इतिहास था उस इतिहास का एक जोड़ अंत में जाके यहाँ पर हो गया। तो इसमें बीच में मैं आपसे ये जिज्ञासा मेरे मन में है, और मुझे लगता है कई लोग जो सुन रहे होंगे इसको एक एजुकेशन लेक्चर की तरीके से जो सुन रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी भी इसको सुन रहे होंगे, क्या जेपी लोहियावादी थे, इसको हम एकदम ठोक के कह सकते हैं? जेपी लोहियावादी नहीं थे। अगर जेपी लोहियावादी नहीं थे तो उनके 7 सिद्धांतों को लेके अपनी पॉलिटिक्स उन्होंने आगे बढ़ाई, परंतु जो संपूर्ण क्रांति की व्याख्या करना थी वो व्याख्या क्या होती? भाई संपूर्ण क्रांति तो अच्छा लगता है कि भाई सब जगह पूरी बदल हो जाएगा, पर बदल होगा कैसे? तो उसका जो ठोस कार्यक्रम है, जो ठोस स्वरूप है, वो उसकी जो परिभाषा लोहिया जी ने दी वो उन्होंने एक्सेप्ट की, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। हाँ ये है, ये संपूर्ण क्रांति हमारी। और इसी बीच कुछ प्रयास भी हुए कि जयप्रकाश जी और इंदिरा जी के बीच बातचीत हो जाए। चंद्रशेखर जी ने, जो कांग्रेस पे ही थे चंद्रशेखर, ये जो युवा तो कहलाते थे 5 लोग, कृष्णकांत थे, रामधन थे, मोहनदारिया थे, लोग थे, और कुछ एमपी भी इसमें जुटे, उन लोगों ने मिलकर प्रयास किया, पर वो बातचीत सफल नहीं हो पाई। खुद जयप्रकाश जी ने जो उसका वर्णन किया है कि जब मैं उससे मिलने गया और मैं उससे बात कर रहा था तो नखून कुरेदते रही वो, उन्होंने कुछ शब्द नहीं हुए, एक उत्तर भी नहीं दिया। तो उत्तर साफ था कि भाई वो कोई बात करने की इच्छा नहीं है, आपने कहा है तो ठीक है, बात करने के लिए हो गई भाई की बात। तो कुल मिलाकर के वो आंदोलन बढ़ता गया, और जब बिल्कुल जन आंदोलन तक फैल गया कि हर जगह से लोग स्वयं निकलने लगे कि नहीं इंदिरा जी को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को हटना चाहिए, तो फिर श्रीमती गांधी ने आपातकाल को लगाने का फैसला किया। आपातकाल की औपचारिक घोषणा तो हुई है 26 तारीख को, यानी 25 की रात के 12 बजे के बाद, परंतु गिरफ्तारियां पहले शुरू हो गई थी। हमको खुद रात में 11 बजे के करीब में हमारे घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। हम तो एक पानी के सवाल को लेकर हमारे शहर में उपवास पर थे, लंबा उपवास था, 14-15 दिन का उपवास था हमारा। वो समस्या हल हुई तो हम अपने घर पे आराम कर रहे थे, हमें भी नहीं पता था क्या था, पुलिस को भी नहीं पता क्या था। हमें जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले आए और अधिकारी लोग आए तो हमने सोचा कि हुआ क्या है, आंदोलन तो खत्म हो गया भाई, गिरफ्तार करता आंदोलन तो खत्म हो गया, मुझे गिरफ्तार करने क्यों आए? एक ही दिन मतलब कल खत्म हुआ और आज हम भी घर पे आए हैं, और आप आए क्यों हैं? तो बोले हमें भी नहीं पता है। पर उनके बाकी टाकी पर उनसे पूछा रहा था पकड़ेगा कि नहीं पकड़े, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। अच्छा, ये आप सुन रहे थे? हम लोग सुन रहे थे। तो बस पकड़ने का आदेश था, क्यों क्या कुछ नहीं बताया गया, बस पकड़ो। 25 तारीख की शाम को ही मधुलिया को गिरफ्तार किया महासमुंद में, छत्तीसगढ़ में। वो काफी लोगों ने 25 की रात को गिरफ्तार किया, यानी आपातकाल की औपचारिक घोषणा के पहले ही गिरफ्तार हो गए। 25 तारीख की रात को फिर 12 बजे के बाद में वो गई फखरुद्दीन अली अहमद साहब के पास, राष्ट्रपति के फिर हस्ताक्षर हुए, फिर औपचारिक घोषणा हुई। तो जो आपातकाल लगा ये 26 जून को लगा। पर उस आपातकाल में हमारे देश में आपातकाल के जो प्रावधान थे पहले, वो 2 प्रकार के थे, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। एक और भी होता है फॉरेंशियल, पर वो एक अलग ढंग का है। तो एक्सटर्नल तब होता है कोई बड़ा युद्ध से लड़ाई हो जाए, शुरू हो जाए भाई, तो कोई एक्सटर्नल रीजन हो जिसकी वजह से देश के ऊपर कोई खतरा हो, बाहरी कोई खतरा हो,
तब इमरजेंसी लगा सकते हैं कि भाई कोई आपके यहाँ विद्रोह हो रहा है, कोई बड़ा विद्रोह हो जाए तब इंटरनल इमरजेंसी। तो श्रीमती गांधी ने यहाँ पर उस आंतरिक विद्रोह बता करके और यहाँ आपातकाल लगाया। उन्होंने आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक मुद्दे को वजह बताई, एक जो लीगल रीजन बताना था उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। उसमें भी उन्होंने जो उद्धड़ किया वो भी गलत किया। अच्छा, यहाँ 25 तारीख की शाम को जेपी की सभा हुई थी श्री रामलीला मैदान पर, बड़ी सभा थी। तो जेपी ने अपने भाषण में कहा था कि सेना से और पुलिस से हमारी अपील है कि वे गैरकानूनी आदेश ना माने। तो कोई गलत नहीं। हाँ ठीक है भाई, जो कानून है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ जी, और गैरकानूनी आदेश को मानना, ये आप गैरकानूनी काम करना है जी। तो उन्होंने कहा कि इनने सेना को पुलिस को भड़काया है, अच्छा, इसलिए आपातकाल जरूरी हो गया है। मतलब एक आदमी के आंदोलन की वजह से आप पूरे देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं, बजाय उसको गिरफ्तार करके उसको हटाने के, बस उसके आंदोलन को बेस बनाना करके जी। और फिर आपातकाल में उन्होंने जो संविधान के वो प्रावधान थे जो लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य हैं, जिनको लोकतंत्र का जीवन है, आत्मा आप कह सकते हैं, उनको निलंबित कर दिया। आप लोग ध्यान से सुनिए, लोकतंत्र की आत्मा को उन्होंने खत्म कर दिया। अगर हम इसको बोलें, हाँ। इंदिरा जी ने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की आत्मा को खत्म कर दिया। ये हमें बता रहे हैं रघु ठाकुर जी, जो उस समय एक्टिव थे पॉलिटिक्स में। इन्होंने सब कुछ झेला, एक एक चीजें जेपी जी के समय की उनकी बातें ये सब बता रहे हैं। इस लाइन को आप लोग ध्यान से सुनिए और आगे से जो अभी आगे बोलने जा रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है जी। आगे तो उसमें उन्होंने मुख्य तौर पे 3 चीजें की जी। हमारे यहाँ जनतंत्र को बचाने के लिए जो सेफगार्ड संविधान में दिए गए हैं, उनमें 3 मुख्य चीजें माने। पार्लियामेंट है वो बहुमतशीलता, पर इससे हट करके 3 चीजें हैं। एक है मीडिया जी, दूसरा है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और तीसरा है जुडिशरी जी। इन्हीं से पूरा देश चलता है, ये जनतंत्र चलता है, देश पे और जनतंत्र भी चलता है। तो श्रीमती गांधी ने जुडिशरी के पावर्स खत्म कर दिए कि जुडिशरी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। श्रीमती गांधी ने प्रेस सेंसस भी लागू कर दिया कि आपको कुछ भी बताना है, लिखना है, छापना है तो पहले आपको लिए वो अधिकारी जो है वो उसको बताइए, वो आपको कहेगा तो आपको छापेंगे। और जो फंडामेंटल राइट का हमारा हिस्सा है भारतीय संविधान का, वो फंडामेंटल राइट निलंबित कर दिए। अब उस समय जब इसके खिलाफ एक केस हुआ, याचिका हुई थी, तो सरकारी वकील ने जो सुप्रीम कोर्ट में बहस की थी उसकी एक लाइन में आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूछा कि भाई आप कह रहे हैं कि हमारी जुडिशरी के भी सब अधिकार आप समाप्त कर दिए हैं और अब सरकार ने सब वो कर दिए हैं। ये कहा जा रहा लगा था कि भाई ना अपील ना वकील ना दलील, ना अपील ना वकील ना दलील। जुडिशरी का तो अंत हो गया, फिर हो गया, फंडामेंटल राइट्स का भी अंत हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकारी वकील से कि तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार किसी को बगैर कोर्ट के निर्णय के मृत्युदंड भी दे सकती है? तो उन्होंने कहा जी हाँ। यानी कि बिना अदालत के सरकार ने उस समय इस तरीके से देश को अपने कब्जे में लिया था कि बिना सुनवाई के किसी को भी उठा के बस फांसी दे दो। देखिए, जो आपके पास अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, इन संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए या इनको लागू करने का रास्ता कौन सा है? जुडिशरी जी। इनको अगर कोई इनमें हस्तक्षेप होता है तो इसको जनता में जाने का रास्ता कौन सा है? मीडिया। तो सरकार ने तीनों के ऊपर बंदी लगा दी। जो संवैधानिक प्रावधान है उनको निलंबित कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कभी खत्म कर दिया कि नहीं, आपके लिए इस पर कोई अधिकार नहीं करने का, आपातकाल है। और मीडिया पर सेंसस पे लागू कर दी। पहले अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया। हाँ। अब उसकी अपील लेके अगर आप जाना चाहते हैं कोर्ट तो उसकी पावर खत्म कर दी। और जब कहीं सुनवाई ना हो तो अंत में आदमी मीडिया के पास जाके अपनी गुहार लगाने की कोशिश करता है या लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस पे भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। तो वो जो आपातकाल था, वो आपातकाल भारतीय जनतंत्र की एक प्रकार की कहना चाहिए कि गला घोंटने का प्रयास था। भारत के संविधान का गला घोटा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान। तो जो
कांग्रेस के अपोजिशन के पार्टी के लोग, चाहे किसी भी पार्टी के लोग, समय समय पे इस तरह के आरोप लगाते हैं, वो बिल्कुल सही है। ये आरोप सही है, बिल्कुल सही आरोप, बिल्कुल सही आरोप है। आपने ये सब झेला, आपने सब संविधान देखा। का भी गला घोटा और जनतंत्र का भी गला घोटा, जनतंत्र का भी गला घोटा, क्योंकि जनतंत्र तो आत्मा है ना संविधान की, जी, उसका भी गला घोटा। फिर इसके बाद में उन्होंने जो एक और अपराध उसके बीच में किया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार के जेल में डाले, कई लाख लोग गिरफ्तार हुए, जेल में गए। जयप्रकाश जी, सारे नेता लोग सब लोग गिरफ्तार होकर जेल में पहुंच गए। जो दूसरा उन्होंने एक काम किया वो ये किया कि 71 में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद जब 76 में चुनाव होना था, तो उन्होंने उसी आपातकाल के प्रावधानों का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की संविधान में संशोधन किया और संसद का कार्यकाल बढ़ा के 6 साल कर दिया। फिर तो 7 साल किया था, 1 साल का बढ़ाया, फिर 1 साल का बढ़ाया। तो एक ये भी होगा कि भाई अब चुनाव कब होगा पता ही नहीं। जहां पे लोहिया जी चुनाव 6 महीने बाद भी कराने को लेके विचार करते थे कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो 6 महीने में, नहीं तो 2 साल, और उसके बाद 5 साल बाद। और संविधान यहाँ ये 7 साल लेके चलेगा। संविधान ने समय सीमा तय की हुई है जी कि भाई संसद की अवधि 5 साल होगी, 5 साल के बाद नहीं है जी। तो आपने संसद की अवधि आगे 6 साल कर दी, 6 साल का 7 साल कर ली। तो आप चुनाव चाहते ही नहीं है, चाहते ही, और फिर आपको हाथ में ताकत रहे, 7 साल तक ताकत रहे, जो मना है करो, तो फिर आप 50 साल कर ले। हाँ, कि नहीं अब क्या चुनाव कराना हमको, हाँ। चुनाव होने ही नहीं, अब तो हम ही हम हैं। एक अमेंडमेंट कर लिया, हमने बढ़ा लिया जी, तो कर दिया। तो ये भी एक अपराध उस दौर का हुआ कि उन्होंने संसद की अवधि को बढ़ा के एक प्रकार से सारी संसद को भी अपने ही जेब में रखने का सिलसिला कर दिया, और इसको अपनी पार्टी में भी संतुष्ट करने को और फिर को नया काम किया, जो आज भी गुनाह है, जो आज भी लोग कर रहे हैं, आज की सत्ता वाले भी कर रहे हैं। हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो 50 से लेके 26 साल 76 तक तो कोई पेंशन नहीं थी। किन किन पद वालों को पेंशन दी जा सकती है उसका भी उल्लेख किया गया है। जो एमएलए होता है, एमपी होता है, ये तो भाई जनसेवक है ना जी, जनसेवा के लिए आप आए, ये कोई नौकरी तो पेंशन की क्या जरूरत है। तो 26 साल कोई पेंशन नहीं थी। इंदिरा जी के पिताजी के कार्यकाल में कोई पेंशन नहीं थी। नेहरू जी ने भी कोई पेंशन का प्रावधान नहीं लाया, संविधान में था ही नहीं ना, इसलिए नहीं हुआ, नहीं लेके आया। आपका शास्त्री जी के जमाने में भी नहीं आया और कभी नहीं आया। परंतु चूंकि एक पार्टी के भीतर विद्रोह हो रहा था या विद्रोह होने की संभावना थी, उसकी एक कारण था कि इंदिरा जी के मन में अपने बेटे को टेक ओवर करने की दिलचस्पी थी। बेटे यानी कि संजय गांधी, संजय गांधी जी। तो संजय गांधी को ऐसा ना हो कि पार्टी लोग एक्सेप्ट ना करें, जो लोग एमएलए रहे, हाँ, पार्टी के कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं, लीडर हैं, वो उनको एक्सेप्ट ना करें, तो उनको पटाना था, तो एक तरीके से अगर हम कहें, उनको कैसे संतुष्ट करना, उनको साधना था। तो उनको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि इनको पेंशन देने शुरू कर दो ताकि पैसे से मिल जाए शांति। हाँ, कि जो बुजुर्ग पॉलिटिशियंस हैं, जो आपकी पार्टी मेंबर्स, उनको पेंशन मिल जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि जो आप उन्हें कन्विंस कर सकेंगे। सांसदों और विधायकों की पेंशन है, ये आपातकाल की संतान है। और मैं मित्रों से ये भी कहता हूँ कि भाई आप आपातकाल का विरोध करते हो, अच्छी बात है, पर आपातकाल की संतान क्यों पालते हो? आपातकाल का विरोध कर रहे हो तो हर तरीके से करो। जितने भी सांसद और एमएलए को पेंशन मिल रही, सब उसको त्याग दे। भाई देखिए, आपने आपातकाल जब खत्म हुआ, जब चुनाव हुआ, चुनाव में श्रीमती गांधी की सरकार, पार्टी हार गई और जनता पार्टी सरकार बन गई, तो जनता पार्टी सरकार ने आंतरिक आपातकाल के प्रावधान को समाप्त कर दिया, लेकिन पेंशन वाली चीज खत्म नहीं की, है ना। वो जो जहां खुद को फायदा मिल रहा था वो रखा। सुनिए, देखिए आप, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल रही है कि जितने भी लोग इमरजेंसी के दौरान, जितने फैसले इंदिरा गांधी ने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक लिए, उसके खिलाफ आज भी कांग्रेस को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और जैसे ही इंदिरा जी की सरकार गिरी, उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने सारे कानून, सारे जो भी चीजें इमरजेंसी के दौरान गलत तरीके से लागू की गई थी, सब खत्म कर दिया। लेकिन एक चीज खत्म नहीं की, जो थी एमएलए और एमपीओ को मिलने वाली पेंशन, जो कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी ने लागू की थी।
यानी कि राजनेताओं ने जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी अपने फायदे की चीजें बचा के रखना सीख लिया था। तो मतलब राजनीति इमरजेंसी के बाद हमारे देश की बिल्कुल बदल गई। आपातकाल का विरोध आप कर रहे हैं तो खाली इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमें जेल हो गई, जेल का विरोध है, लेकिन ये उसके जो बुरे काम हैं उनका विरोध नहीं कर रहे, उनका विरोध नहीं कर रहे। चलिए, अच्छा, चूंकि आपके काल में काशीराम जी आए और हमारे कई व्यूअर्स यूपी से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से भी हैं, जो काशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी जो है उसकी विचारधारा को मानते हैं। आप कुछ उनके बारे में बताइए कि उनकी क्या विचारधारा थी असलियत में, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, डिस्टॉर्ट हो चुकी हैं। तो काशीराम जी की सोच क्या थी भारत की राजनीति को लेके, समाज के कल्याण को लेके, और क्या मायावती जी आज के ज़माने में उसको फॉलो कर रही हैं? देखिए, काशीराम जी एक समय काल के उपज थे। समय काल की वजह इसलिए कह रहा हूँ कि लोहिया की मौत के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जी, और विशेषतः जो पिछड़ी जातियों के, अनुसूचित जातियों के लोग थे, उनको जो उस समय एक प्रकार का कोई वो मंच नहीं दिखा कि जिसमें वो लोहिया वाली आवाज़ हो। क्योंकि अब शुक्र लंबा होता है मामला कई चीज़ों का, पर इतिहास के बताने की जब चर्चा आप करते हैं कि बड़ी घटना इतिहास की होते होते बच गई जब लोहिया और अम्बेडकर का मिलन हो रहा था। अच्छा, लोहिया और अम्बेडकर इतने नजदीक आ गए थे कि आखिरी पत्र जो पत्राचार है, उस आखिरी पत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने लोहिया को चिट्ठी लिखी कि आप इस तारीख को आ जाइए, हम अपने कार्यकारिणी के लोगों को भी रोक लेते हैं ताकि कोई निर्णायक चर्चा हो सके। ये अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में जो आखिरी पत्र लिखा, हाँ, ये उसमें लोहिया जी को उन्होंने और न्योता भेजा था, बुलाया था कि आप आइए और बैठ के जन कल्याण के ऊपर कुछ चर्चाएं करें। उस तारीख के पहले ही वो बीमार पड़ गए, बम्बई चले गए जी, बम्बई इलाज के लिए गए जी, निधन हो गया जी, वहीं पे उनका स्वर्गवास हो गया। तो लोहिया और अम्बेडकर के बीच में एक जो बैठा बना था विचार का, जो आगे बहुत एक राजनीतिक परिवर्तन लाता जी, जो वैचारिक परिवर्तन लाता, वो नहीं हो पाया, वो बैठक हो नहीं पाई शायद, नहीं तो हमारे देश में बहुत कुछ बदल गया। फिर काशीराम जी पैदा नहीं होते। अच्छा, काशीराम जी फिर पैदा नहीं होते क्योंकि काशीराम जी की जो राजनीति थी वो एक प्रकार से केवल समाज के ढांचे को उलटने की थी, बराबरी का बनाने की नहीं थी। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा इस पे आश्चर्य भी लगेगा, पर मैं आपको जी मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली, थोड़ा और इसको समझाने की कोशिश करें। देखिए, काशीराम जी ने जो शुरुआत की जी, तो इसके सबसे पहले तो बना था बामसेफ। अच्छा, और बामसेफ जब बना तो उसका जो पहला अधिवेशन हुआ था चंडीगढ़ में जी, उसका उद्घाटन करने के लिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर गए थे। अच्छा, तो समाजवादी नेता थे, लोहिया जी के भी आई थी, समाजवादी नेता, और लोहिया जी के भी आई थे जी। फिर उसके बाद में बामसेफ नहीं, फिर बामसेफ ने तय किया कि हम कई संगठन पे बनाएंगे, एक पॉलिटिकल संगठन बनाएंगे। तो पहले ये राजनीतिक दल बनाने का नाम था, उसको नाम रखा था DS4। तो दल DS1, DS2, DS3, तो चौथे नंबर पर था कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना है। अच्छा, और वो DS4 में पहले उसका नाम ही DS4 चला, और फिर उसके बाद उसका नाम हुआ बहुजन समाज पार्टी। तो काशीराम जी ने अपने उस बहुजन समाज के लिए, अपने समाज को लेकर कहना चाहिए, उसको ताकत में लाने के लिए एक रणनीति बनाई। उसमें एक और जो कारण था, एक तो मैंने आपको बताया कि गांधी, लोहिया और अम्बेडकर का मिलन नहीं हो पाया हुआ। दूसरा एक और बड़ा कारण हुआ कि 71 में और 71 के कुछ दिन पहले जब इंदिरा जी की इंडिकेट श्री का बंटवारा हुआ, तो उन्होंने बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। और बाबू जगजीवन राम जो थे वो उस समय हिंदुस्तान के SC के सबसे बड़े नेता थे, यानी जिनके नाम पर वोट पड़ता था। तो 71 के चुनाव के बाद जब श्रीमती गांधी फिर बनी तो उन्होंने जगजीवन राम जी के भी पर काटे। और वो इसलिए मैं कहता हूँ अधिकृत रूप से
कि स्वर्गीय द्वारका प्रसाद मिश्र थे, जो एक जमाने में इंदिरा जी के बड़े सलाहकार थे, बचपन के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, और 71 में जो बंटवारा हुआ, 69 के बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में डीपी मिश्रा उनके बड़े सलाहकार थे, उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट सब वही कर रहे थे। तो डीपी मिश्रा जी हमारे बड़े अच्छे संबंध थे। उन्होंने हमसे बताया कि बाबू जगजीवन राम को जब पहली बार मंत्रिमंडल ने बनाया 71 के बाद में श्रीमती गांधी का, जो अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, तो उनको मंत्री नहीं बनाया कि इनका प्रभाव कम करें। तो बाबूजी ने शिकायत की डीपी मिश्रा से कि देखो हमको तो मंत्री भी नहीं बनाया। तो डीपी ने मिसेस गांधी को खबर भेजी कि भाई ये बनाना चाहिए, फिर भी नहीं बना। फिर दूसरी बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब उनको मंत्री बनाया गया, और वो मंत्रिमंडल में जो उनको मंत्रालय दिया गया वो भी तुलनात्मक रूप से थोड़ा पीछे था, क्योंकि 71 के समय पर वो डिफेंस मिनिस्टर थे, और बाद में उनको कृषि मंत्रालय दिया गया था। कृषि मंत्रालय उस समय बहुत छोटा मंत्रालय माना गया, और डिफेंस मंत्री तो फिर होम मिनिस्ट्री था। उससे एक ग्लैमर होता है, जैसे सरकार लड़ाई में आप जीते तो है कि भाई हमने जीते हैं। तो बाबू जगजीवन राम ने उसके बाद में कुछ फ्रस्ट्रेट हुए, पर आपातकाल के दौरों से ही उनका विरोध शुरू हो गया था। हालांकि वो उतना साहस नहीं कर पाए, क्योंकि जब आपातकाल वाला प्रस्ताव, इमरजेंसी का प्रस्ताव पार्लियामेंट में आया, तो वैसे गांधी ने 19 रखवाया था प्रस्ताव। अच्छा। बाबू जगजीवन राम से, और उनको रखा उन्होंने, क्योंकि उसके खिलाफ थे वो, पर रखा उन्होंने। मैं मानता हूँ कि उनकी भूल थी या उनका साहस नहीं था, कोई क्या करना था कि मैंने रखूंगा। पर वो अंदर न मतभेद थे, और वो बढ़ गए थे मतभेद काफी। तो जब चुनाव का समय आया तो बहुगुणा जी और जगजीवन राम जी दोनों कांग्रेस से अलग हुए, और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बन गई, CFD। नहीं, लेकिन सर मैं फिर अपने वापस सवाल पे जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप हिस्ट्री तो बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे सवाल से थोड़ा सा भटक रहा है। नहीं, मैं आपको भटक रहा हूँ, मैं आपको काशीराम जी के इमरजेंस का बता रहा हूँ। उनकी इमरजेंस और उनकी सोच, वो चाहते क्या थे एग्जैक्टली, हम उस पर ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। उसी को तो मालूम पड़ेगा आपको। जी जी। तो जो जगजीवन राम जी का प्रभाव कांग्रेस में कम हुआ, तो जो SC वर्ग के लोग जो थे, जो बड़े बड़े पदों पर थे या जो पहुंचे थे आरक्षण के बाद में 1930 के बाद में, उनके मन में अपना भय हुआ कि भाई हमारा कोई आदमी, अभी जगजीवन राम हमारे थे मुखिया थे, वो देखते थे, अब कौन देखेगा। तो ये जो वामसेप बने और जो बाद में BSP बनी, ये जो हमारे SC क्लास के अधिकारी वर्ग के लोग थे, कर्मचारी लोग थे, इन्हें बनवाई। अच्छा। और काशीराम जी के लिए उस काम को रखा। उस पहले आरंभिक दौर में सारा सहयोग, और अभी भी काफी हद तक वही करते हैं। यानी कि हमें याद है कैंडिडेट वो तय करते थे, कराते थे, पैसा भी देते थे, पार्टी को बनाने के लिए देते थे। उनको मैंने कहा एक पार्टी रहेगी, हमारी ताकत रहेगी तो हमारी पूछ होगी। ऐसा ना हो कि ये जो सरकार है, कल सरकार हमारे SC के लोग के खिलाफ काम कर दे, कुछ SC कर दे। और कुछ ऐसी घटनाएं थी, इससे उनको मन में बेचैनी थी। तो देश की ब्यूरोक्रेसी ने काशीराम जी की पॉलिटिक्स को जन्म दिया, हम ये कह सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी टोटल, जो SC वर्ग के लोग थे, SC वर्ग की ब्यूरोक्रेसी ने काशीराम जी को कहना चाहिए वो मंच दिया, आर्थिक मदद भी दी, साधन भी दिए, उनके लिए काम किया, उनके लिए बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, और एक जुनून पैदा किया। अच्छा। अब आधार क्या बने? तो काशीराम जी ने अपने 2 आइकन तय किए। बुद्ध तो हो गए पुराने, अंबेडकर और फुले, ज्योतिबा फुले। अंबेडकर और ज्योतिबाई फुले, उन्होंने 2 अपने आइकन तय किए। अंबेडकर चूंकि महाराष्ट्र कम्युनिटी से बाबा साहब और खुद SC के वर्ग थे, तो वो उनके लिए थे। और ज्योतिबा फुले जो थे, वो जो हम लोग का कोयरी समाज कहलाता है, मतलब काची समाज है, फूल वालों का सभी समाज है, ये लोग एक बड़ा हिस्सा है इसकी आबादी का। तो इन 2 को ने अपना आधार बनाया। अच्छा। इनको आइकन बना करके, और यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। और इनने फिर उसमें कहा कि हम सब बैकवर्ड को शामिल कर रहे हैं। तो काशीराम जी का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ना कोई बैकवर्ड के लिए कोई बड़ा बदलाव लाने का था, ना कोई समाज का बड़ा बदलाव लाने का था। काशीराम जी का उद्देश्य तो अपनी समाज को उस जगह प्रतिष्ठापित करने का था जहां पे हमारे इतिहास में सवर्ण समाज के लोग प्रतिष्ठापित रहे। नहीं तो फिर अगर वो अपने समाज के लोगों को सवर्ण समाज के स्थान पर लाना चाहते थे,
तो देखा जाए वो पॉलिटिक्स तो फिर एससी समाज या एसटी समाज के उत्थान के लिए हुई। देखिए एसटी का तो छोड़ ही दीजिए, एसटी समाज की तो क्या अलग कहानी है, उस पर तो फिर आपको अलग करना पड़ेगा। अच्छा ठीक। पर मैं काशीराम जी के जो भाषण होते थे उसको बताता हूँ। हमारी क्योंकि से चर्चा हुई, हम लोग साथ थे। काशीराम जी का एक बड़ा अच्छा गुण था कि जब भी वो मिलते थे तो 1 घंटे 1.5 घंटे बात करते थे। अच्छा। कौन इतने चीज़ों को सीखते सुनते थे समझते थे। और एक आधार उन्होंने खड़ा किया था, लोग उनके साथ जुटे थे, उनके समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटे थे। उनमें पीड़ा भी थी क्योंकि भाई अन्याय सह रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, समाज में उनको तकलीफ दी जा रही है, अपमानित किया जाता है, तो एक आक्रोश है। उसके प्रवक्ता बने। जो हमारे यहाँ जो फुले वाला समाज था वो समाज भी काफी पीछे था। बैकवर्ड क्लास में भी कुछ जातियाँ ताकतवर जातियाँ हैं, जैसे जाट है, यादव है, कुर्मी है, लोधी है, कुछ ताकतवर जातियाँ हैं, इनका जमीन नहीं है। ये जो जातियाँ हैं जो हाथ वाली हैं, नाई है, धोबी है, तेली है, सैनी है, लोग जो है इनको कर्पू जी ने नक्सल वन में रखा था। तो काशीराम जी जो भाषण देते थे वो ऐसा देते थे कि हिंदुस्तान की ये समाज व्यवस्था है, ये बताते थे। अब हमें को इसको उल्टा करना है। अच्छा, पूरी सामाजिक व्यवस्था को पलट देना है। तो शीर्ष पे आज हमारी जो वर्ण व्यवस्था रही इसमें शीर्ष पे ब्राह्मण है ना, अब ब्राह्मण जो है वो नीचे आ जाए, जो आज नीचे वाला है ऊपर आ जाए, बीच वाला जो कहते हो तो वही रहेगा जी। तो हम उनसे कहते थे कि भाई देखिए डॉक्टर लोहिया ने जो कहा है जाति को बेटाने का वर्ड को, वो लोहिया ही सही। लोहिया कहते थे कि खड़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, आड़ी लाइन होनी चाहिए, सारे बराबर, सब बराबर होनी चाहिए, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। तो काशीराम जी का उद्देश्य क्या था? और इसका परिणाम, इसका जो प्रमाण दूसरा ये है कि आज आप कोई से पूछिए जरा कि काशीराम के उस मूवमेंट से इसके लिए बड़ा समर्थन मिला होगा एक जमाने में। एससी वर्ग के लोग का बहुत समर्थन मिला, कुछ आदिवासियों का भी मिला, पिछड़े वर्ग के लोगों का भी मिला, अति पिछड़े वर्ग को भी लोग मिला। परंतु क्या कोई एक भी नेता का नाम आप बता सकते हैं जो पिछड़े वर्ग का हो? गांधी के जमाने में कितने पिछड़े वर्ग के नेता पैदा हुए? आज जिनके नाम आप लेते हैं वो सारे लोहिया के विचार से पैदा हुए पिछड़े वर्ग के लोग। चाहे कर्पूरी ठाकुर का नाम आप लीजिए, मुलायम सिंह का लीजिए, चाहे लालू का लीजिए, नीतीश कुमार का लीजिए, जबीलाल का लीजिए, चौधरी चरण सिंह का लीजिए, और कितने लोग हैं, शरद यादव का लीजिए, ये लोहिया के विचार से पैदा हुए जी। पर काशीराम के आंदोलन से कोई एक भी पिछड़े वर्ग के नेता का आपने बता सकते नहीं है। नंबर 2, जितने लोग थे जिन्होंने काशीराम के जमाने में उनका साथ दिया था, अपना सब कुछ संपत्ति लगा दी कि भाई परिवर्तन होना है, मिशन है, सब बाहर हो गए। और मायावती जी को उनके स्थान पे बिठाने का काम किसने किया? काशीराम जी ने। क्या उनकी पार्टी में कोई जनता था? नहीं था। हाँ, कोई चुनाव का उल्लेख हो ये तो हमें नहीं मिलता कि बहुजन समाज पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने किस आधार पर लोहिया जी के बाद मायावती जी को नेता नियुक्त किया। उनकी मर्जी उन्हें बनाया। नहीं तो फिर ये तो एक तरीके का परिवारवाद नहीं कह सकते, जिसका आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर कि वो परिवारवादी हैं। कि भाई आपका कोई बेटा बेटी या फिर आपका कोई प्रिय ही बिना चुनाव के अगर आपका उत्तराधिकारी बना दिया जाए तो यही परिवारवाद की परिभाषा है। समाज में जातिवाद को मिटा के बराबरी का समाज बनाना, ये तो लोहिया का लक्ष्य है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य था। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जीवन काल में 50 उनके वर्ग के नेता तैयार किए, पर परिवार के तो नहीं थे ना। अम्बेडकर साहब ने अपने परिवार से किसी को चुन के नेता नहीं बनाया। काशीराम जी ने तो अंत में जो मायावती को सत्ता सौंपी, उसके बाद में सारे जो लोग थे वो बाहर ही हो गए। गैर जो पिछले वर्ग के लोग थे वो भी बाहर हो गए, और उनकी बिरादरी के जो लोग जो उनके समकक्ष से वो भी बाहर हो गए, या जो उनसे और पुराने थे काशीराम के साथ वाले सब बाहर हो गए। तो वो जो दौर था उनका, जो उनका या जो उनका मिशन था, वो मिशन क्या था? वही आपने जैसे बताया कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए, सारा समाज जो नीचे है वो सबसे टॉप पे आ जाए। तो आपके देखा जाए तो मैं फिर अगर कहूँ तो, अगर गलत हो तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि वो असलियत में मायावती जी वही फॉलो कर रही हैं। सवर्ण जाति उस समय अगर, या ऊंची जाति के लोग पैसे वाले होते थे, महंगे महंगे जेवर, महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे पर्स या इस तरह के परिधान, महंगे परिधान अगर यूज करते थे, तो आज मायावती जी वही कर रही हैं। तो वो तो पूरी तरीके से काशीराम जी की सोच का पालन ही कर रही है। फिर काशीराम जी के लिए तमाम जो हमारे एससी वर्ग के कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया, और एक भावना थी करना ठीक है जी।
पर काशीराम जी ने भी कभी राजनीति में कोई मॉरल वैल्यू नहीं माने। अपराधी आ रहा है तो कहते हैं हाँ आएगा हमारे अपराधी, हमें तो मुकाबला करना है, किससे पैसे लेना है, टिकट भेजने का सिलसिला कब शुरू हुआ। अच्छा आप बताइए कि ये जो मल्होत्रा जी थे ब्लेड बनाने वाले, इनको राज्यसभा का टिकट कब दिया गया? काशीराम जी के जमाने में दिया। तो काशीराम जी के समय में ही पैसे लेके टिकट बेचना शुरू हो गया था। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तो तथ्य बता रहा हूँ। इसको कोई आरोप नहीं मानने थे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे मित्र साथी लोग हैं, उनको ईमानदारी सोचना चाहिए कि इससे आपका क्या भला हुआ। कितने ऐसे लोग हैं जो अपराधी थे जिनको बीएसपी ने टिकट दिया जीतने के लिए, हमें सरकार मानना है। भला हुआ ना, देखिए कितने बड़े बड़े पार्क बन गए। देखिए ना, पार्क बनाए तो समाज का कल्याण ही हो रहा है। अच्छा, आपको मिल रहा है ना, आपको पार्क मिल रहा है, आपको पढ़ाई नहीं मिल रही, आपको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन पार्क तो मिल रहा है। उत्तर तो आप ही दे रहे हैं। मैं तो बात कह रहा हूँ, ठीक बात है, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो पार्क तो मिला, पार्क भी बनाए हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं भी मानता हूँ कि भाई इन वर्गों के लोगों को अगर इतिहास में स्थान नहीं मिला है तो उनके सम्मान के लिए, उनके लोगों की स्मृति में कोई पार्क बनाने में कोई आपत्ति नहीं। परंतु आप समाज तो बराबर का बनाओ। नहीं, वो तो बराबर बनाना ही नहीं चाहते। आप नहीं बनाना चाहते। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो व्यवस्था बिल्कुल पलटनी है। लोकतांत्रिक प्रणाली उसमें लागू हुई कि नहीं? आपने कभी जो कह दिया साहब ने वो मान लिया गया। अब वो जो है मायावती जी कह रही वो मान लिया जाएगा। अब मायावती के पार्टी में क्या होता है, एक दिन खबर आती है कि उनका भतीजा आनंद जी, भतीजा आनंद तो भाई के बेटे उत्तराधिकारी बना दिया। 1 महीने बाद आती निकाल दिया, फिर भाई के लिए बना दिया, फिर भाई को हटा दिया, फिर भतीजे को बना दिया। तो ये कोई पार्टी है क्या? देखिए हमारे देश में इस समय जो सारे राजनीतिक दल हैं, जो संसदीय दल हैं, माफ करें, एक भी दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। सब व्यक्ति केंद्रित, परिवार केंद्रित। मगर कई कम से कम उसका दिखावा तो कर ही देते हैं। चुनाव तो जैसे अपने से बीजेपी है, अब कई आरोप लगते हैं कि उसका अध्यक्ष बनता है तो पहले से कुछ लोग तय कर लेते हैं, वो आरोप लगते हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते बीजेपी में, लेकिन कम से कम वो दिखावा तो करते हैं कि चुनाव होता है। चुनाव भी मैं लेता हूँ, पर बीजेपी में व्यक्ति परिवार नहीं है। बीजेपी में संघ परिवार है, दूसरी पार्टी में व्यक्ति परिवार है। ये फर्क है ना जी, ये मान लिया मैंने जी जी। पर एक परिवार वहां भी है जो सब तय करता है चीजों के लिए। नहीं तो यहाँ मायावती लोकतंत्र कहाँ है? पर मायावती जी तो वो दिखावा भी नहीं करती। मायावती जी इस मामले में बड़ी सच्ची ईमानदार है कि दिखावे क्या करो फालतू का। हाँ, जो हमारी नीति हम तो वही हमें करना तो यही है, तो दिखावा नहीं करना। और जो बोलेगा तो अच्छी बात है, दिखावा नहीं करती, वो तो साफ दिल की है। फिर तो जो बोलेगा उसको बाहर कर देना है। जो हमारे खिलाफ है उसको पार्टी से बाहर निकालो, तो पार्टी हमारी है। मायावती जी जो है, मायावती जी ने एक बड़े अवसर का, और काशीराम जी ने भी जो उनके ऊपर विश्वास करके उनको लगे एकदम पूरा पार्टी के नियंत्रक बना दिया। एक बड़े अवसर को उन्होंने, बड़ा दुखद इतिहास की घटना है कि एक बड़े अवसर को उन्होंने खो दिया, और खो क्या कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। एक बड़ा उभार आया था इन वर्गों में। मैं आपको बताऊं कि कितने ही एससी समाज के लोगों को जानता हूं जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी, घर लगा दिया, घर बेच दिया, सड़क पर आ गए। कितने पेशेवर के लोग हैं। एक वर्मा जी थे, यहीं आपके कुर्मी समाज के थे, उन्होंने हाथी खरीद के घर और जमीन बेच दी। हाथी खरीदने के लिए? हाथी खरीद के क्या किया? प्रचार था, चुनाव। अच्छा, चुनाव चिन्ह था उसके प्रचार, पार्टी के प्रचार के लिए अपनी जमीन बेच के हाथी खरीदा। कितने ऐसे लोग हैं, और जिन लोगों ने किया उन्हें सबका आज कोई पता नहीं है। वो बेचारे जिन्होंने पार्टी खड़ी करने में अहम भूमिका निभाई, वो सब खत्म हो चुके, कहाँ दब गए, को आज कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। तो चलिए, इसी से मैं अब, चूंकि ये बात आरक्षण पे पहुंच चुकी है, तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या गांधी जी और अंबेडकर जी के जो विचार थे उनमें कोई मतभेद था आरक्षण को लेकर? नहीं, गांधी जी और बाबा साहब में जो मतभेद था वो प्रकट रूप से इस बात को लेकर था कि अंबेडकर साहब चाहते थे कि पृथक मताधिकार होना चाहिए। जी, पृथक मताधिकार। अच्छा। उनका कहना यह था कि जो हमारे कमजोर तबके के, 80 तबके के लोग हैं, तो इनके लिए अलग मताधिकार दिया जाए और इनका क्षेत्र अलग बनाया जाए। अच्छा। जैसे ये चुन के आएंगे, मताधिकारी अलग कर दिया जाए। हाँ, इनका अलग हो, और इनका अलग राजनेता हो, इनका अलग वोटिंग राइट्स हो, क्षेत्र अलग हो जाए। गांधी जी कहते थे कि भाई इससे देश में एक बंटवारे की भावना, टकराव पैदा होगा,
वो इन वर्गों का भला भी नहीं हुआ। तो जो आज सही लगता है कि गांधी सही सोचते थे। दूसरा क्या है कि गांधी जी के सामने तो समूचा देश था, वो उसको आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब अपने समाज के लिए अन्याय से मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनकी लड़ाई भी ठीक थी, ठीक था ना, पर एक छोटा हिस्सा था। गांधी की लड़ाई संपूर्ण समाज की आज़ादी के लिए थी, जो एक बड़ा हिस्सा था। अच्छा। परंतु गांधी कोई बाबा साहब के समाज के या अनुसूचित जाति के समाज के लोग हैं उनके खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनके पक्ष में थे जी। और जो बातों को लेके लोग कहते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं। जिनके लिए दलितों के वोट चाहिए है, एससी के वोट चाहिए है, तो गांधी के गाली देके या बाबा साहब का नाम लेके गाली दे वो फिर वोट ले लो। तो जो लोग घृणा के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, एक संकीर्ण राजनीति, उनके लिए ये अलग बात है। पर बाबा साहब की खुद के सोच क्या थे? जो सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गांधी जी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र प्रवक्ता थे, उनको एक बात भेजा गया था, वहाँ चर्चा हुई। तो वहाँ गांधी ने कहा कि मैं भारत का प्रतिनिधि बन के आया हूँ, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र प्रवक्ता हूँ, और मैं दलितों का, उस जमाने में दलित शब्दों को कहा या हरिजनों के लिए कहा कि उनका भी प्रवक्ता हूँ। उनकी पीड़ा को मैं जानता हूं, परंतु उसकी चर्चा या उसका फैसला यहां नहीं करें। ये हमारे घर की बात है, हम उनके साथ फैसला करेंगे, हम लोग बैठ के बात करेंगे। और इसी को लेकर मतभेद था। अंग्रेज चाहते थे कि भाई पृथक मताधिकार हो जाए। पृथक मताधिकार होगा तो जैसा एक जमाने में उनने मुसलमानों को पृथक मताधिकार दिया था, तो एक भावना आई कि भाई इनका अलग देश हो सकता है, एक भावना भी हो सकती है। एक तरीके से जैसे कि हिंदू मुस्लिम अलग हुए, अंग्रेज वैसे ही अंग्रेजों ने ये प्लानिंग की थी कि जो SC ST समाज के लोग हैं वो भी बाकी समाज से अलग हो जाए। और देश में जो आज़ादी की का जो आंदोलन फैल रहा है उसको दबाया जा सके, वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाए, विभाजित हो जाए, तो फूट पड़ जाए। ये उनका खेल था। पर 31 में जब पूना पैक्ट हुआ तो पूना पैक्ट पे दस्तखत तो बाबा साहब ने किए ना, और उसके बाद में उन्होंने जो बयान दिया वो बयान बहुत महत्वपूर्ण। इसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते। हमने अपनी जो पुस्तक लिखी गांधी अम्बेडकर कितने दूर कितने पास, उसमें उन बातों को उठाया है, बताया है, प्रमाण से रखा है। उन्होंने कहा कि पूना पैक्ट से जो मिला है वो हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। बाबा साहब को उम्मीद थी कि 49 सीट 47-49 सीट कुछ हमको मिलेगी जो सुरक्षित आरक्षित होगी। गांधी जी ने 72-73 दे दी। तो वो खुद कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी तो गांधी ने दी। और मुझे आश्चर्य है कि अगर गांधी ने ये अपने जो विचार हैं या जो अपना सोच है पहले हमें बताया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता है। तो अंतर कहाँ है? तो गांधी जी की और अंबेडकर जी की जो सोच थी आरक्षण को लेकर वो बिल्कुल भी अलग नहीं थी, बल्कि एक तरीके से गांधी जी ने उनकी सोच का एक तरीके से समर्थन किया और उनसे आगे जाके किया, और आगे जाके उसको लागू करवाया। वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो उम्मीद की थी उससे जो हम मांग रहे हैं उससे ज्यादा मिला है। ये लिख रहे हैं कि हमने जो मांगा था उससे ज्यादा मिला। तो अंतर कहाँ था? पर अंतर वो लोग बताएंगे जिनके लिए जाति के नाम पे घृणा पैदा करके वोट लेना है। गांधी का तरीका घृणा पैदा नहीं है, घृणा को बिटाने का है। पर आज के जो हमारे बच्चे लोग हैं जो बाबा साहब की चर्चा करते हैं, वो लोगों के लिए वो बाबा साहब को तो पढ़ते ही नहीं, वो तो गाली दे के वोट लेना चाहते हैं। अब इसी में मेरा सवाल है, इसका मुझे शॉर्ट में कोशिश करिएगा जवाब देने की, क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है। क्या ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हर तरीके के लोग जवाब देते हैं। आपका जवाब, चूंकि आपने अंबेडकर जी, गांधी जी के ऊपर रिसर्च करके और किताब भी लिखी और अपने जीवन में लोहिया जी को सुना, उनसे मिले, और JP आंदोलन में भी आप उनके साक्षी रहे। क्या अंबेडकर जी एक समय के बाद रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते थे? देखिए, अंबेडकर जी इसमें बहुत प्रगतिशील व्यक्ति थे, और अगर वो हिस्सेदारी उनके अनुकूल हो जाए तो शायद वो कहते। इस उन्होंने कहा था कि भाई ये कोई स्थायी चीज नहीं है। हाँ, उन्होंने स्थायी नहीं बनाया, तो क्या हम इसको फिर क्लियरली कह सकते हैं कि वो एक समय के बाद, वो समय निर्धारित ना हो भले ही, लेकिन उनका ये सोचना था कि आरक्षण एक समय के बाद खत्म होना चाहिए।
खत्म होना इसको हम चाहिए। हाँ या ना में वो कुछ कह सकते वो हो। खुद भी कहते हैं। हम्म, पर इसमें एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ जी कि हमें एक तो भी अध्ययन करना चाहिए कि ये 70-72 साल के बाद हम्म, क्या जो हिस्सेदारी का कोटा है पूरा हो गया। हम्म, अगर एससी का, एसटी का, ओबीसी का कोटा हम्म, उनकी जाति संख्या के अनुकूल हो गया है हम्म। तो करना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो चलाना चाहिए। नहीं, ये तो आपकी सोच है। अम्बेडकर जी की क्या ये सोच थी? वो यही कहते हैं। देखिए, अब इस पर कोई चर्चा इसलिए ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई अवसर नहीं आया, पर ये तो कोई लिखित प्रमाण भी नहीं है उनका, कोई चिट्ठी नहीं, उनका कोई। उन्होंने भी ये तो कहा कि ये कोई स्थायी नहीं है, हम्म, ये व्यवस्था अस्थायी है, एक समस्या का हल है। भाई हम आपको दवा दे रहे हैं, आप ठीक हो आपका जाएंगे, रोग दवा ठीक बंद हो कर जाएगा देंगे। तो आपको दवा बंद कर देना। ठीक है। अब एक सवाल, चूंकि आप समाजवादी विचारक हैं, आजकल की सबसे बड़ी समाजवाद की पुरोधा समाजवादी पार्टी है आज के ज़माने में, जैसा कि वो क्लेम करते हैं। उनका नाम ही समाजवादी पार्टी है। क्या अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग, या फॉर दैट मैटर स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, समाजवाद के जो नियम थे, जो कानून थे, जो विचारधारा थी, उसके रूप ये पार्टी काम कर रही थी या कर रही है? देखिए, जब समाजवादी पार्टी बनी थी मैं उसका महामंत्री था। अच्छा, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था उसका। जब समाजवादी पार्टी बनी थी यानी अभी ये 1994 वाली जी, 93 वाली 93 में बजट की टूटने के बाद मुलायम सिंह अध्यक्ष थे उसमें। जी, मुलायम सिंह जी अध्यक्ष थे जी। और मैंने वो पार्टी छोड़ी इसलिए क्योंकि वो पार्टी सिद्धांत से हटी। तो समाजवादी विचारों से वो हट गई थी और सत्ता परक पार्टी का आधार बन गया था। उन्हें सत्ता चाहिए थी, समाजवाद की हमारा वो सोच से कोई लेना देना नहीं बचा था। अब वो कहानी कभी फिर सुनाएंगे आपको क्योंकि उसमें कुछ समय लगेगा। अगर सुनेंगे तो अच्छी रहेगा कि वही लोग उजागर कर भी आएगी चीजें। पार्ट 2 इंटरव्यू में मुझसे भी कवर करेंगे। जी हाँ। पर वो उस रास्ते से हट गए और उन्होंने एक सत्ता की पार्टी का ढांचा बनाने का प्रयास किया। जैसे कांग्रेस पार्टी है कि सत्ता चाहिए हमको, तो कैसे चाहिए, कैसे जोड़ तोड़ से मिले, पैसे से मिले, बस सत्ता मिले, कैसे मिले, या खरीदो चाहे जोड़ो, वही काम आजकल भाजपा कर रही। तो वही काम मुलायम सिंह कर रहे थे, वही काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। तो आजकल जो राजनीति है, ये राजनीति किसी भी दल की जो विचारधारा उसकी नहीं है। अरे तो ये लोग लोहिया पार के लिए कितना जंग लड़ते हैं, लोहिया पार बनवाया इन्होंने। आप कह रहे हैं ये उनकी सोच का समर्थन नहीं करते? मायावती जी ने बनवाया काशीराम पार्क, बाबा साहब पार्क, अम्बेडकर पार्क है ना। मुलायम सिंह जी ने बनवाया लोहिया पार्क, अखिलेश जी ने बनवाया जनेश्वर मिश्रा पार्क, ठीक है ना जी। कांग्रेस पार्टी ने बनवाया गांधी पार्क, नेहरू पार्क। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया दीनदयाल उपाध्याय पार्क। अभी बताइए कि जिनके नाम के पार्क बनवाए गए हैं उनसे और इन पार्टियों के विचारधारा से कोई संबंध बचा है क्या? ये आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के आपको दीनदयाल नजर आते हैं? नहीं, अभी हम समाजवादी भी बात करेंगे, क्योंकि आप समाजवादी विचारक खुद को कहते हैं। आप बताइए भाई, अगर वो विचारक उनके सिद्धांतों को नहीं मानते तो लोहिया पार्क क्यों बनाते हैं? किसी और के नाम का पार्क बनाते हैं। ये लाचारी होती है। अच्छा, जब आपके सामने आप अपने परिवार का इतिहास बताते हैं ना, या अपने समाज का, कोई जाति का जी, तो एक किसी को बताते हैं कि साहब ये हमारे वो हैं। जैसे कोई गोत्र भी बताता है कि हमारा गोत्र ये है, भगवान राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, कि अमुक के वंशज हैं, कि अमुक ऋषि के वंशज हैं, तो हम उनके वंशज हैं। तो भाई कोई बताने को चाहिए ना। अच्छा, तो बताएं क्या? तो भाई लोहिया के हैं, कांग्रेस इसलिए लोहिया पार्क बनवाया जाता है। हम गांधी के हैं, मैं उनकी सोच से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। मायावती जी कहेंगे हम अम्बेडकर के हैं, भाजपा कहेंगे हम दीनदयाल के हैं, परंतु इनका किसी का कोई संबंध अपने उससे नहीं है। आज आपको भाजपा में दीनदयाल नजर नहीं आएंगे, आज कांग्रेस में आपको गांधी नजर नहीं आएंगे, आज बहुजन समाज पार्टी में आपको अम्बेडकर नजर नहीं आएंगे, और आज समाजवादी पार्टी में आपको लोहिया नजर नहीं आएंगे। नहीं, नजर तो वो आते हैं, उनकी मूर्तियां नजर आती हैं, उनकी विचारधारा नजर नहीं आएगी। विचार जी, मूर्ति तो एक प्रतीक है। हिंदुस्तान तो मूर्ति पूजक देश है, तो हर गली में मंदिर और मूर्तियां हैं। तो मूर्ति से क्या होता है? मूर्ति से विचार, कि उनके विचारों को क्या आप मान रहे हैं, उनके विचारों पे क्या आप चल रहे हैं। तो जो पार्टी, ये जो सरकारी पार्टियां हैं, जिसके नाम को लेके बनी हैं या चल रही हैं, वो उसको मानती नहीं है।
वो उनके ब्रांड एम्बेसडर बना दिए, वो उनके विज्ञापन हैं। आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने रोल मॉडल की विज्ञापन करके खुद को बेच रही है, पैसा कमा रही है, सत्ता कमा रही है। उन्हें उन रोल मॉडल्स के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, खाली उनको वोट चाहिए है। और एक दिखाने, अब वोट भी उनके नाम का नहीं है। आज की तारीख में अगर मान लीजिए एक बड़ा काल्पनिक सवाल है कि गांधी जी का प्रत्याशी खड़ा होता और कांग्रेस वाला होता तो कौन जीतता आज की तारीख में? लोहिया जी की अगर खड़े होते और आज की समाजवादी पार्टी के कोई यादव भाई खड़े हो जाते या मुलायम सिंह खड़े हो जाते मान लीजिए खिलाफ में, कल्पना करिए तो क्या होता। बाबा साहब मिलकर लड़ जाते मान लो यूपी से और मायावती उनके खिलाफ लड़ जाती है कसम, तो क्या होता। देखिए ये सब क्या है, वैचारिक प्रतीक बना के खड़े किए हैं दिखाने के लिए। ये मंदिर का धंधा है, दिखाने को मूर्ति है, बकाया जो महंत जी उनका पेट का धंधा है। तो ये जो महंत लोग हैं ये इनके बोर्ड का धंधा है, दिखाने की मूर्तियां उनको बना दिया है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली। और मैं कहूँगा इंटरव्यू का जो आखिरी पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां अपने रोल मॉडल के नाम पे वोट मांग रही हैं, सत्ता का सुख भोग रही हैं, उन लोगों ने एक तरीके से उनकी विचारधारा को तो एकदम नकार दिया, मगर उनके नाम पे बस वोट कलेक्ट करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। यही हमें इस इंटरव्यू से समझ में आया। जो आपने हिस्ट्री, जो आपने चीज़ें बताई, उससे तो यही मेरी प्राप्ति है। और मेरे ख्याल से जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आपको फॉलो करना है तो लोहिया जी को पढ़िए, उनकी सोच को फॉलो करिए, उनके नाम पे पार्क बनाने वाले, उनकी मूर्ति लगाने वालों को मत करिए। ऐसे आप अंबेडकर जी की सोच को फॉलो करिए, आप उनकी मूर्ति लगाने वालों को फॉलो मत करिए। इसी तरीके से आप अगर दीन दयाल उपाध्याय जी को मानते हैं तो अगेन उनकी सोच कोई भी आदमी जो लागू करता हो, जो फॉलो करता हो, उसको फॉलो करिए। उनकी मूर्ति का अनावरण करने वालों को फॉलो मत करिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अच्छा, कांग्रेस पार्टी तो जवाहरलाल नेहरू जी को ही की मूर्ति बनाते रहे, उनको सब कुछ तो जवाहरलाल, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पार्क हो, चाहे स्टेडियम हो, इंदिरा जी के लगाए, फिर राजीव जी के लगाए। तो इनके तो रोल मॉडल बदलते रहे, इनकी मूर्तियां बदलती रहती हैं, बाकी वाले कम से कम एक ही मूर्ति पे स्टेगनेंट है, ये कह सकते हैं। नहीं, देखिए क्या है कि उनके पास में एक परिवार है जो उनकी पार्टी को एकजुट रखे हुए है। क्योंकि लंबे समय में उनकी पार्टी जो है उस परिवार के पीछे चलने वाली पार्टी से आगे दिख नहीं पाती। सबसे बड़ी पारिवारिक पार्टी तो वही है। उस पार्टी में उस परिवार के अलावा कोई नेता भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो वहां तो जिसको एक को बनाते हैं दूसरे को खड़ा करते हैं, चलन चला हुआ है, बैकअप तैयार रहता है। तो उनकी लाचारी है। ये जो दूसरी पार्टियां हैं इनके लिए दिखाने को चाहिए अपने सरकार के मंदिर का धंधा है, तो प्रतिभा चाहिए कि ये गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। बकाया ना हनुमान जी के लिए खाना है ना गणेश जी के लिए खाना है, खाना तो पंडित जी को है। तो ये जो पार्टियां हैं, बकाया पार्टियां, ये पार्टियां प्रतीक खड़ा करके उनके लिए पूजा करा के और अपना पेट भर रही है, अपनी सियासत का पेट भर रही है, अपनी सियासत का पेट भर रही है। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पे रोकेंगे, लेकिन इसका दूसरा संस्करण ज़रूर, हम दूसरा पार्ट ज़रूर लेके आएंगे। और मुलायम सिंह जी, समाजवादी पार्टी के बारे में और उनके साथ इनके जीवन के जो एक्सपीरियंस हैं उसके बारे में हम आगे और जानेंगे। तब तक के लिए आपने मेरे ख्याल से बहुत से डाउट अपने क्लियर किए होंगे। हिस्ट्री की कई ऐसी किताबें, कई लाइब्रेरियों में जाके आपको पढ़नी पड़ती है ये सब जानकारी लेने के लिए। आपको बैठे बैठे इस 1-1.5 घंटे के मेरे आसपास ख्याल से इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट बन रहा है, तो उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी। और मैं इसी के साथ आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने कम से कम ये अवसर दिया कि इन बातों की चर्चा हो, क्योंकि ये चर्चा होती नहीं है जी। और आप बुरा ना माने, पर आजकल जो मीडिया है जी, उस मीडिया का भी उद्देश्य सिर्फ जो को पहुँचाना नहीं है जी। तो राजनीति भी बिगड़ी हुई है, मीडिया भी बिगड़ा हुआ है, धर्म भी बिगड़ा हुआ है। कैसे दौर में जब इंसान को गढ़ने की कोई और रास्ता नहीं है, तो आपने कम से कम जो बातें रखे उस इंसान के मन को गढ़ने का जो काम चाहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रूबरू विद राजीव में इतना ही। नमस्कार।